11th क्लास की फिजिक्स का हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट्स। जो आपके एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें अपन आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर है 11th की फिजिक्स का। जैसे 11th की फिजिक्स के लिए हमने मैथमेटिकल टूल्स तो पढ़े थे, है ना। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, बेसिक मैथ्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पढ़ी। लेकिन ये जो पार्ट है, ये है यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। ये 11th क्लास के लिए 11th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। और इसमें यूनिट एंड डायमेंशंस के साथ साथ हम एरर एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस भी पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और होगा जो एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर से या फिर 3 टॉपिक है इस एक यूनिट में, एक चैप्टर में। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एक टर्म डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल यानी कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है और इसे हम मेजर कर सकते हैं किसी डेटा में, है ना। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी डेटा में या वैल्यू में मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। मैं टाइम को मेजर कर सकता हूँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, है ना। मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूँ, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, है ना। कल न्यूज आई है कि भाई गंगानगर का टेम्परेचर 49 डिग्री रिकॉर्ड हाईएस्ट हो चुका है। तो ये जो क्वांटिटीज होती है जिनको अपन किसी डेटा के साथ मेजर कर सकते हैं और उस क्वांटिटी को किसी फिजिकल लॉ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं, एंगर, हैप्पीनेस, इमोशंस जितने भी हैं, हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हम कभी उसे मेजर नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी आज खुशी 50 है, मेरी खुशी आज 20 है। क्यों खुशी, है ना। ऐसा नहीं कह सकते ना कि खुशी कितनी। नहीं, मेरे को गुस्सा 100 हॉर्स पावर का आ गया, 200 किलो का गुस्सा आ गया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो इस दुनिया में क्वांटिटीज तो बहुत है ना। इस दुनिया को समझने के लिए प्रॉपर्टीज बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रॉपर्टी को, इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की हर प्रॉपर्टी को अपन मेजर कर पाए। कुछ फिक्स प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ही डेटा के साथ मेजर किया जा सकता है ना। ऐसी जो क्वांटिटीज है वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या हो जाता है? द क्वांटिटीज विच कैन, द क्वांटिटीज which can be measured with data and can be described in laws, in physical laws.
इन लॉज ऑफ यूनिवर्स, इन फिजिकल लॉज, जो लॉज होते हैं यूनिवर्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, उनमें हम डिस्क्राइब कर सके उस क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है। अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के क्या क्या टाइप होते हैं, है ना? फिजिकल क्वांटिटीज के देखो क्या क्या टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप होते हैं वैसे। क्या क्या टाइप होते हैं? तीन टाइप में, तीन कैटेगरीज में हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको कितनी कैटेगरीज में? तीन कैटेगरीज में। तीन कैटेगरीज कौन कौन सी, उनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तीनों कैटेगरीज को पहले क्लासिफाई करते हैं और बाद में उनको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? फंडामेंटल पहली होती है। फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटीज जो एकदम फंडामेंटली डिफाइंड हो। पहली क्वांटिटीज है फंडामेंटल। पहली क्वांटिटीज कौन सी है? फंडामेंटल है। दूसरी क्वांटिटीज कौन सी होती है? दूसरी होती है डेराइव्ड। क्या होती है? डेराइव्ड। और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री। तीसरी क्या होती है? सप्लीमेंट्री। ये तीन तरीके से हम हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको डिफाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। क्या क्या होती है फंडामेंटल, क्या होती है डिराइव्ड और क्या होती है सप्लीमेंट्री, एक एक करके इन सभी को समझेंगे। सबसे लेते पहले लेंगे फंडामेंटल, फिर पढ़ेंगे अपन डिराइव्ड के बारे में और फिर पढ़ेंगे अपन सप्लीमेंट्री के बारे में। आगे बढ़े। तो सबसे पहले लेते हैं फंडामेंटल क्या होती है। नोट कर लिया? देखो फंडामेंटल क्या होती है, फंडामेंटल को समझते हैं। फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, जो इंडिपेंडेंट होती है। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो कोई दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करने का क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ करते हैं। अब लेंथ और विड्थ दोनों ही क्या? लेंथ ही तो एक तरह से, यानी कि लेंथ को दो बार जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? एरिया आता है। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही वॉल्यूम क्या हो जाता है? एरिया इंटू हाइट। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला देखूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ऐसे होता है ना? लेंथ को विड्थ के साथ और हाइट के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते तब क्या आता है? वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो हमें लेंथ के 3 टाइप मेजर करने पड़ेंगे। कौन कौन से? लेंथ, विड्थ और हाइट। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जगह क्या आएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना?
अब लेंथ किस पे डिपेंड करती है? लेंथ तो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ का अपना खुद का अस्तित्व है, इसलिए ये जो है लेंथ जो होती है ये क्या हो जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो फंडामेंटल होती है, और ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करती है वो क्या हो जाती है? डेराइव्ड होती है। समझ में आई बात? डेराइव्ड कौन सी हो जाएगी? जो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगी। समझ में आई बात? जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूं, या स्पीड या वेलोसिटी, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? होता है या नहीं होता? तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन डिस्टेंस को अलग से मेजर कर सकते हैं और टाइम के लिए भी अलग अपना इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का। स्पीड के लिए थोड़ी ना होता है। स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्टेंस निकाला अलग से, टाइम निकाला अलग से, दोनों को डिवाइड किया, फिर क्या आया? स्पीड आया। तो स्पीड अपनी क्या हो गई? डेराइव्ड हो गई। और जो डिस्टेंस और टाइम है ये क्या होते हैं? अपने फंडामेंटल होते हैं। तो एग्जाम्पल से समझे क्या है डेराइव्ड और क्या है फंडामेंटल। तो सबसे पहले फंडामेंटल को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which do not depend upon any other quantity and have their own separate existence, and they have their own separate existence, ये क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनका खुद का अपना अस्तित्व होता है और किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, समझ में आई बात? क्लियर है इन एग्जाम्पल से, दोनों से, कि क्या है फंडामेंटल और क्या है डेराइव्ड, है ना? आगे बढ़े। हम्म अब देखो डेराइव्ड को भी डिफाइन कर लेते हैं, क्या होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो डिफाइन करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज को। किसको? डेराइव्ड को। डेराइव्ड क्वांटिटीज को अपन समझ चुके हैं। नॉर्मल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है ना? द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज which depend upon fundamental mental क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल के एग्जाम्पल भी लिख लेना, हालांकि पूरी टेबल बनाएंगे। फंडामेंटल का एग्जाम्पल क्या है? देखो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। मास, टाइम, लेंथ, है ना? ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और भी होती है, उनकी लिस्ट बनाएंगे। मास, टाइम, लेंथ, ये सारे क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल में जैसे वॉल्यूम अपन ने देखा, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी है स्पीड एटसेट्रा, ये क्या है अपनी डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, तो ये डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है। आगे बढ़े। अब देखो यहां पर एक कंट्रोवर्सी आती है कि जब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना, वॉल्यूम भी होता है। अब अगर लेंथ को निकालना हो तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में विड्थ इंटू हाइट का डिवाइड कर दो। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो क्या लेंथ को वॉल्यूम से नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है ना। तो इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल हो सकती है और कोई भी क्वांटिटी डेराइव्ड भी हो सकती है। यहाँ पे लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे नहीं कर रहा है क्या? जब लेंथ को हम गिवन वॉल्यूम से निकाले तो कर रहा है ना। तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी डेराइव्ड हो सकती है। तो यहाँ पर एक ये कंट्रोवर्सी हो गई थी कि किसको फंडामेंटल बोले, किसको डेराइव्ड बोले। तो यहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर करने में आसान हो और फ्रिक्वेंटली यूज हो रही हो, बार बार यूज हो रही हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बोल देंगे। और उन्होंने एक 7 फंडामेंटल यूनिट्स का सेट बना दिया कि इस दुनिया में इन्हीं को ही फंडामेंटल माना जाएगा, बाकी क्वांटिटीज को नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर एक नोट है कि एनी क्वांटिटी कैन बी फंडामेंटल और डेराइव्ड, है ना। एनी क्वांटिटी कैन बी फंडामेंटल और derived based on how we write formula, how we write formula, है ना, how we write और define formula। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूले को कैसे लिख रहे हो और उसको डिफाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे कोई भी क्वांटिटी क्या हो सकती है? फंडामेंटल और डेराइव हो सकती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? आईयूपीएसी और आईयूपीएपी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने 7 यूनिट्स को फंडामेंटल एडॉप्ट कर लिया या मान लिया। टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, जो आईयूपीएसी है ये तो एक केमिस्ट्री की संस्था है और एक फिजिक्स की संस्था होती है आईयूपीएपी, एडॉप्टेड 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। उन्होंने क्या मान ली कि 7 फंडामेंटल उन्होंने यूनिट्स मान ली या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ही ली कि इन्हीं को ही क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये डेराइव्ड समझ में आई और एक ये नोट समझ में आया। अब अपन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी ओर चलेंगे।
उससे पहले हम डिफाइन करते हैं एक टर्म और, यूनिट, क्योंकि बार बार आता है यूनिट टर्म। यूनिट वैसे तो आप जानते हो किसी भी वैल्यू या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देना, है ना, किसी रेफरेंस के साथ, वो क्या होता है, अपना यूनिट होता है। जैसे यूनिट को समझना क्या होता है, यूनिट, देखो यूनिट क्या होता है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी लिया फोर्स, फोर्स को अपन मेजर करेंगे तो कोई मान लो रीडिंग आई 10, 20, 30 कुछ भी आई, ऐसे ऐसा आ गई, तो 10 क्या है, 10 डिग्री भी हो सकता था तो टेम्परेचर आ जाएगा, 10 न्यूटन होगा तो फोर्स हो जाएगा, 10 मीटर होएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसके पीछे हम क्या यूनिट लगाते हैं, उससे पता चलता है कि वो क्वांटिटी किसको डिनोट कर रही है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो उसको मेजर करने के लिए दो चीजें हमें ध्यान में रहनी चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पूरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो वन, यूनिट मतलब क्या होता है वैसे तो वन। जैसे 10 किलो है तो 10 किलो को हमेशा ऐसे सोचो, 10 × 1 किलो, क्या सोचोगे इसको, 10 × 1 किलो, 1 किलो का क्या है, 10 गुना है। तो 1 किलो यहां पे क्या है, रेफरेंस है, एक रेफरेंस क्वांटिटी है ना, जिसको हमने यूनिट वैल्यू दे दी होती है। समझ में आई बात ये, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 1 डिग्री से, यानी कि 10 डिग्री क्या है, 1 डिग्री का 10 गुना है। समझ में आई बात। तो यहां पर यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है रेफरेंस, रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू, रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की रेफरेंस रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, जैसे मास की 1 kg हो गई, है ना, और उसमें यूनिट वैल्यू ही लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, हैविंग वन मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वन, मैग्नीट्यूड वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना, कभी भी आपको बड़ी आसानी रहेगी यूनिट को समझने में। जो 10 kg होता है, इसको ऐसे समझना, ये 10 × 1 kg है ना। 1 kg क्या हो गया यहाँ पे, रेफरेंस वैल्यू हो गया, ये रेफरेंस वैल्यू है, ये यूनिट है, और रेफरेंस वैल्यू को बोल सकते हैं इसको, है ना। यानी कि 1 kg का 10 गुना है 10 kg। कभी भी 10 kg को अगर समझो तो ऐसे समझना, जैसे आप 100 मीटर समझ, 100 मीटर लिखा हुआ है तो 100 मीटर क्या है, 100 × 1 मीटर है, ऐसे समझना इसको। हाँ, 1 मीटर का 100 गुना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये मान लो 1 मीटर ले लिया, है ना, मैं इसे भी 1 मीटर बोल सकता हूँ, इसे भी 1 मीटर बोल सकता हूँ, किसे भी 1 मीटर बोल सकता हूँ, है ना। तो मुझे एक स्टैंडर्ड 1 मीटर को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो उस 1 मीटर को डिफाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि मान लो मैंने इतनी लेंथ को 1 मीटर मान लिया, अब इसका कुछ 100 गुना है तो उसको 100 मीटर बोल दूंगा। इसकी इतनी लेंथ को अगर मान लो मैंने 1 मीटर मान लिया, इसका अगर कोई 50 गुना है तो उसको 50 मीटर बोल दूंगा। तो यूनिट क्या होती है, एक रेफरेंस वैल्यू होती है, जिसके बाद में हम दूसरी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं, मतलब जो बड़ी वैल्यूज आती है उनको उसका रेफरेंस मानते हुए मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट समझ में आया क्या है।
एक तो ये जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको क्या देती है, आइडेंटिटी देती है, उनको एक पहचान देती है कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रही है ना। यूनिट क्या देती है, फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिटी भी देती है। बिना यूनिट के हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को पहचान सकते हैं क्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो टेम्परेचर हो जाएगा, 100 न्यूटन हुआ तो फोर्स हो जाएगा, 100 मीटर हुआ तो लेंथ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो यूनिट इसलिए जरूरी होती है। क्लियर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोला जा सकता है। आई बात समझ में। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स का जिक्र हुआ था या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जिक्र हुआ था, उनको समझते हैं कि ये क्या है। तो नेक्स्ट लेते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ये यूनिट सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो साइंटिस्ट लोगों ने आपस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो, तो उन्होंने बोला कि देखो जो आसानी से मेजर की जा सकती है या फिर जिसको हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम का पार्ट बना देंगे। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम बनाते हैं। देखो ये क्या होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। यहां पे तो मैं ले लेता हूं क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये, फिर ले लेंगे उसका क्वांटिटी का सिंबल क्या है, फिर ले लेंगे उसका यूनिट क्या है, और फिर ले लेंगे यूनिट का सिंबल क्या है। समझ आई बात। ये 4 चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक करके सबसे पहले क्वांटिटी देखो कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, जो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम का पार्ट होती है। सबसे पहले होता है मास। क्या होता है, मास। मास लेंथ टाइम कुछ भी ले सकते हैं, मास को ले रहा हूं। मास का सिंबल क्या है, स्मॉल m होता है मास का सिंबल। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या होता है, के जी होता है। फिर क्वांटिटी आती है नेक्स्ट, लेंथ। क्या है, लेंथ। लेंथ का सिंबल है स्मॉल एल। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है, सिंबल हो जाता है स्मॉल एम। नेक्स्ट कौन सी, टाइम। टाइम का सिंबल है, कुछ भी ले सकते हो, हाँ, स्मॉल टी लेते हैं। यूनिट होती है इसकी सेकंड, इस सिंबल हो गया स्मॉल एस या फिर एस ई सी, सेक। टाइम के बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी। क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड ये होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसका यूनिट का सिंबल होता है कैपिटल के। फिर आता है, फिर बताओ कौन सा, करंट, है ना। करंट का सिंबल होता है आई, यूनिट होता है एम्पियर, और यूनिट का सिंबल हो गया ए। करंट के बाद में
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में काम आता है। ये क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। इसकी यूनिट भी हो गई मोल, ऐसे देते हैं MOL। सिंबल अगर देखें तो अवोगाड्रो संख्या Na से डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सातवीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ये वैसे यूज नहीं होती, यूज जो होती है वो ऊपर वाली क्वांटिटीज होती है, इनको अपन यूज नहीं करते। ठीक है। इंटेंसिटी का सिंबल भी आई ही होता है और इसकी यूनिट होती है कैंडेला CD। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम पूरे साइंस में कोई भी दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इनके अलावा अभी तक तो फिलहाल हमें किसी भी नई फंडामेंटल यूनिट की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इतनी यूनिट से ही हमारा काम हो जाता है। अच्छा, इन्हीं को ही सिलेक्ट करने का पीछे कारण क्या था? इनको ही सिलेक्ट करने के पीछे कारण क्या था? एक तो था इजी टू मेजर, इजी टू मेजर होनी चाहिए, और दूसरा क्या था? फ्रिक्वेंट यूज। बार बार यूज हो रही थी। जैसे करंट है ना, करंट को मेजर करना आसान है बजाय कि चार्ज को मेजर करना। तो चार्ज की जगह करंट को क्या माना गया? फंडामेंटल माना गया। समझ में आ रही है बात? तो फंडामेंटल उन क्वांटिटीज को माना गया जो आसानी से मेजर की जा सकती है, प्लस फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार क्या हो रही है, वो यूज में आ रही है। इसलिए इनको ही फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिया गया। ओके। इनको SI यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड SI यूनिट्स। दीज आर ऑल्सो called standard international units। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि SI यूनिट्स। इनको स्टैंडर्ड SI यूनिट्स भी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि SI यूनिट भी बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़े। देखो तीसरा टाइप लेते हैं। जैसे पहला टाइप था अपना फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड, और तीसरा कौन सा है? सप्लीमेंट्री। तो तीसरी यूनिट सिस्टम को समझते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री क्या होती है? ये होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती है, देखो एक यूनिट है एंगल, क्या होती है? एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। रेडियस भी क्या है? लेंथ ही तो है। एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? जो आर्क होता है ना, उस आर्क की लेंथ में वो आर्क किस रेडियस का है, जब उस रेडियस का डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है हमारे पास? एंगल आता है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो एंगल एक्चुअल में क्या होना चाहिए? यूनिटलेस होना चाहिए, क्योंकि मीटर की यूनिट अपॉन मीटर की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये यूनिट लेस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। तो ऐसे स्थिति में अब एंगल तो बार बार यूज हो रहा है और उसकी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोला जाए, 30 40 50 ऐसे ही बोले, तो ये बात तो सही नहीं है। 30 डिग्री, 30 रेडियन, π/2 रेडियन ऐसे बोलते हैं ना अपन एंगल को। तो एंगल जिसका खुद का यूनिट नहीं होता, कोई बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है जिसमें खुद से न्यूट्रिशंस नहीं बन रहे, तो उसको क्या देते हैं अपन? सप्लीमेंट देते हैं। देते नहीं देते? तो जिसका खुद का यूनिट सिस्टम नहीं है, यूनिट नहीं है, उसको अगर कोई बाहर से यूनिट देंगे तो वो यूनिट क्या कहलाएगी? सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है कि दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव देयर ओवन यूनिट्स एंड एडिशनल यूनिट्स आर प्रोवाइडेड, दोज quantities which do not have their own unit and separate units are provided. Separate units are provided. ठीक है? ऐसा जिनको सेपरेट यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं वो सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में आती है। सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में दो होते हैं, इसके दो एग्जाम्पल है। एक तो एंगल है, नॉर्मल एंगल, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, और एक होता है सॉलिड एंगल। ये दो ऐसी क्वांटिटीज है, सॉलिड एंगल का सिंबल ऐसे ओमेगा टाइप दिखाते हैं। ये दो ऐसी क्वांटिटीज है जिनका खुद का कोई अपना यूनिट सिस्टम नहीं है, यूनिट नहीं है। इनको हम बाहर से एडिशनली अलग से यूनिट देते हैं। जैसे एंगल को हम डिग्री दे रहे हैं, रेडियन दे रहे हैं, वो अलग से दे रहे हैं। वाकई में इनकी फंडामेंटल डेफिनेशन के अनुसार इनकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, है ना, पर इनको अलग से दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम, है ना, जिनका खुद का यूनिट ना होके उनको कुछ अलग से प्रोवाइड करें तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे लेते हैं। अब देखो यूनिट्स के, या फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप देखे, कौन कौन से हो गए? फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तीनों समझ में आए? फंडामेंटल जिनका अपना ओवन एग्जिस्टेंस, सेपरेट एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करती। डेराइव्ड जो फंडामेंटल डिपेंड करती है। सप्लीमेंट्री जिनको फंडामेंटली कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए फिर अलग से प्रोवाइड कर दे तो सप्लीमेंट्री। क्लियर? अब देखो हमारा जो यूनिट सिस्टम है ना, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, वो अपन को समझना है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, ये नोट कर लिया? करो।
आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो ले, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। देखो ये जो यूनिट सिस्टम होता है ना, इसके भी दो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है एमकेएस। क्या होता है? एमकेएस। और एक होता है सीजीएस। ये दो तरह के स्टैंडर्ड टाइप होते हैं। जो एमकेएस होता है वो एसआई यूनिट का पार्ट है ना। एमकेएस और एसआई सेम है। एमकेएस क्या है? ये एसआई है। अब एमकेएस का फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म से ही अपन को पता लग जाएगा कि एमकेएस सीजीएस क्या है। एमकेएस में एम जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है मीटर, के डिनोट करता है किलोग्राम को, और एस डिनोट करता है सेकंड को। तो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हम चीजों को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजर कर रहे हैं, वो क्या होता है? एमकेएस। और सीजीएस क्या होता है? ये हो गया सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकंड। टाइम दोनों में सेकंड रहता है, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर रहता है। तो एमकेएस और सीजीएस दो तरह के सिस्टम होते हैं। कभी हम चीजों को मीटर, किलोग्राम और सेकंड के वे में मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? एमकेएस सिस्टम हो गया। और सीजीएस क्या हो गया? कभी हम चीजों को अगर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा सिस्टम हो गया? सीजीएस यूनिट सिस्टम हो गया। आपके पूरी फिजिक्स में 99.9% टाइम्स यही यूज होने वाला है। क्या होने वाला है? 99.99% यही यूज होगा। कौन सा? एमकेएस वाला। कोई 0.01% टाइम कोई सीजीएस कहीं पे हो जाए तो अलग बात है ना। हालांकि क्वेश्चन में सीजीएस में दे रखा होता है वैल्यू, पर सीजीएस की वैल्यू को किस में कर लोगे? एमकेएस में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है। कभी आपको ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यूज करोगे। सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में कन्वर्ट करके यूज करोगे। समझ में आई बात? आपको आपके फॉर्मूले में हमेशा क्या प्रैक्टिस करनी है? एमकेएस यूनिट सिस्टम में ही वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एमकेएस में ही क्या करना है? वैल्यूज को रखते हुए सॉल्व करना है। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ये नोट है, वाइल सॉल्विंग numericals use MKS values in formula most of the time। लगभग सभी समय पे फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो एमकेएस वैल्यूज को ही यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एमकेएस में चाहे आपको सीजीएस में दे भी रखी हो वैल्यू, पर सीजीएस वैल्यू को एमकेएस में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आई बात? कन्वर्ट करके यूज करना है। ओके, क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट? यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।